इसलिए मैं 6 चैप्टर शुरू कर रही हूँ, अंतिम 2। ठीक है, भारत की खोज का चैप्टर 6 है, अंतिम 2। हम इसमें भारत के राजनीतिक और आर्थिक शाही व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश शासन का अंतर्विरोध के बारे में पढ़ेंगे, और जो राजा राम मोहन राय ने बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे किया था वो सब पढ़ेंगे। सन 1857 की महान क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और जातिवाद के बारे में पढ़ेंगे। हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। तिलक और गोखले के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए, बुक तो सभी के पास होगी, क्या चेक करने की जरूरत है? नहीं भी है? नो मैम। ओके ओके ओके। Yeah. चित्र ये रखा देता। अंतिम 2, हाँ यहाँ से। भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती थी। भारत पहले भी जीता जा चुका था, लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया। उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी और वह कभी गुलाम नहीं बना था। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बना था जिसका संचालन केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी था। यानी कि जब हमारा देश राजनीतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी थोड़ा पिछड़ रहा था, उस समय की बात हो रही है ये। कुछ आक्रमणकारी भारत में आकर बस गए। वो पहले व्यापारिक दृष्टि से आकर बसे थे, यानी कि व्यापार करने के इरादे से आए थे, और धीरे धीरे उसने क्या किया कि हमारे देश को धीरे धीरे करके अपना गुलाम बना लिया। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था, उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ना ही था। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहीं था और उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार का विघटन कर दिया। विघटन कर दिया मतलब बांट दिया। ठीक है,
यह ऐसी व्यवस्था थी जिसका संचालन बाहर से होता था, जो उस पर लाद दी गई थी। भारत के ब्रिटिश रास्ते का औपनिवेशिक और खेतिहर पुछल्ला बनकर रह गया था। यानी कि काम ब्रिटिश शासक कर रहा था और भारत केवल उसका पुछल्ला बनकर रह गया था। पुछला मतलब उसका सिर्फ फॉलो करने वाला, यानी कि उनका अपना अस्तित्व कुछ नहीं रह गया था। उस पर जो भी संचालन की व्यवस्था के लिए जो नियम वगैरह थे, वो जबरदस्ती उस पर लाद दिए गए थे। अंग्रेजों ने अपने अंग्रेजी नमूने का अनुसरण करते हुए बड़े जमींदार पैदा किए। उनका लक्ष्य था लगान की शक्ल में अधिक से अधिक रुपया जल्दी से जल्दी इकट्ठा किया जाए। इसलिए एक ऐसे वर्ग को पैदा करना जरूरी समझा गया जिसके स्वार्थ अंग्रेजों के स्वार्थ से भिन्न थे, अभिन्न हो। यानी कि जो ब्रिटिश शासन था उस समय, उन्होंने हमारे ही देश में आकर हमारे जो जमींदार लोग थे उनसे लगान निकालना, वसूल करना शुरू किया। वो इस लगान के पीछे उनका क्या मोटिव था? उनका यही मोटिव था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां से लूटा जाए। पूछना? हाँ, एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ब्रिटिश शासक ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर दिया था। अभी तक यही सीन है, ये मतलब सेव किया था। ब्रिटिश शासन ने इस तरह अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इस व्यवस्था में जमींदार थे, राजा थे और सरकार के विभिन्न महकमों में पटवारी, गांव के मुखिया से लेकर ऊपर तक कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या थी। सरकार के दो खास महकमे थे, मालगुजारी और पुलिस। ठीक है, ये दो महकमे हैं, कौन कौन से हैं? मालगुजारी थी और एक हमारी पुलिस व्यवस्था। ब्रिटिश शासन, जो अंग्रेज लोगों ने हमारे भारत में आकर अपना शासन चलाया, तो उसको उन्होंने कैसे सुदृढ़ किया और मजबूत किया? लोगों से, जमींदार लोगों से कर वसूली करके। और इस व्यवस्था में कौन कौन आ गए हैं? जमींदार आ गए हैं, राजा आ गए हैं और सरकार के विभिन्न महकमों के पटवारी लोग भी आ गए हैं। गांव के मुखिया से लेकर ऊपर के तक के कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या, सभी इसी में ही थे। और इसके खास महकमे यही थे, कौन कौन से? मालगुजारी और पुलिस। इन दोनों के ऊपर हर जिले में कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट होता था, जो शासन की धुरी था। इस तरह शासन भारत को साम्राज्यवादी उद्देश्य के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल तो किया ही गया। इसके अलावा उसे क्या किया? इंग्लैंड में ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्च भी उठाना पड़ा। इस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा बेटा आपका, कैपिटेशन चार्ज किसको कहते हैं? ब्रिटिश सेना के एक हिस्से को के प्रशिक्षण का खर्चा, जिस राशि के द्वारा ब्रिटिश सेना के एक हिस्से के प्रशिक्षण का खर्चा उठाया जाता है, उसे कैपिटेशन चार्ज कहते हैं। ठीक है, कैपिटेशन चार्ज किसे कहते हैं?
ब्रिटिश सेना के प्रशिक्षण में जो खर्चा लगता है उस राशि को कैपिटेशन चार्ज कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा। ब्रिटिश सेना के प्रशिक्षण में जो खर्चा होता है उस खर्चे की राशि को कैपिटेशन चार्ज कहते हैं। वास्तव में भारत को ब्रिटिश के हर तरह के दूसरे खर्चे भी उठाने पड़ते थे। क्या करें, उठाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया में आकर अपना साम्राज्य जो स्थापित कर लिया था। इसलिए 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज्य के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का पता चलता है। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्विरोध राम मोहन राय बंगाल में अंग्रेज शिक्षा और समाचार पत्र। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने, जिसमें शिक्षाविद, प्राचार्य, विद्या विशारद, पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है जिन्होंने अपने चारों ओर उत्साही भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद खुद ब्रिटिश शासकों परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए कलकों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा। यह शिक्षा सीमित थी और गलत ढंग की भी थी, फिर भी उसने नए और सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। यानी कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा का रास्ता चुना वो अपने ही फायदे वाला चुना। अंग्रेजी शिक्षा को ही उन्होंने प्राथमिकता दी और उसी के प्रचार प्रसार के लिए उसने भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा किया और शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद, यानी कि भारतीयों ने उस शिक्षा को नापसंद किया, लेकिन फिर भी खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती व्यवस्था के लिए कलकों को प्रशिक्षित करके तैयार करने का प्रबंध करना पड़ा। यानी कि वो फिर भी मतलब जनता को वो प्रशिक्षित करके अपने ही लिए कलकों को बढ़ाना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने इस शिक्षा को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे क्या हुआ, शिक्षा का प्रसार होने लगा और यहाँ जो शिक्षा सीमित भी थी, लेकिन जो सीमित शिक्षा थी वो भी बहुत गलत तरीके की थी, गलत ढंग की थी। फिर भी उसने नए और सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ। लोगों में आधुनिक चेतना का प्रसार हुआ, यानी कि उसमें आधुनिक चेतना जागी। नेक्स्ट पेज। यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ,
क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक भूमि को पश्चिम की तुलना में बेहतर समझते हुए उसने उसे चिपका था। पश्चिम का वास्तविक आघात और प्रभाव तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर हुआ। नई तकनीक, रेलगाड़ी, छापाखाना, दूसरी मशीनें, युद्ध के अधिकार का तरीके, यह सब ऐसी बातें थी जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। सबसे प्रकट और व्यापक परिवर्तन यह हुआ कि खेती हक व्यवस्था टूट गई और उसका स्थान व्यक्तिगत संपत्ति और जमींदारी ने ले लिया। जमींदारी क्या होती है बेटा? जो जमींदार लोग होते हैं, जिनकी जमीन होती है, वो अपने ही एरिया पर मतलब खेती करते हैं, और जो छोटे मोटे किसान होते हैं वो खेती हक व्यवस्था वहां की टूट चुकी थी। मुद्रा केंद्रित व्यवस्था का चलन हुआ और जमीन बिकाऊ वस्तु हो गई। मुद्रा के केंद्रित अर्थव्यवस्था, मुद्रा मतलब पैसा, तो पैसे का लेन देन संबंधी अर्थव्यवस्था का चलन हो गया है। और जमीन बिकाऊ वस्तु जैसी हो गई है, यानी कि जमीन की खरीदारी होने लगी है, खरीदी बेची जाने लगी। देश के किसी और बड़े हिस्से की अपेक्षा बंगाल ने बहुत पहले इन परिवर्तनों को देखा और अनुभव किया, क्योंकि बंगाल में ब्रिटिश शासन 50 वर्ष पहले स्थापित हो चुका था। 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ। ये थे राजा राम मोहन राय। वे एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिनमें प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। भारतीय विचारधारा और दर्शन की उन्हें गहरी जानकारी थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे और कुछ हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे, जो उस समय भारत में सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। 18वीं शताब्दी की बात हो रही है बंगाल इलाके की। 18वीं शताब्दी में बंगाल इलाके में राजा राम मोहन राय का साम्राज्य था, जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति माने गए। ठीक है, तो उनका उदय कब हुआ? 18वीं शताब्दी में, क्योंकि सन नहीं है, 18वीं शताब्दी में लिखा है, और बंगाल में। वो एक नए ढंग के व्यक्ति थे जिसमें बहुत प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था, यानी कि वो प्राचीन ज्ञान से भी वाकिफ थे और नए ज्ञान से। भारतीय विचारधारा और दर्शन ने की उनको बहुत ज्यादा जानकारी थी, यानी कि वो भारतीय विचारधारा के थे और दर्शन वगैरह की भी उनको बहुत अच्छी सी जानकारी थी। और कौन कौन सी भाषा का ज्ञान था उनको? संस्कृत, फारसी और अरबी। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन रहा है बेटा कि जो राजा राम मोहन राय, जिनका उदय कौन सी शताब्दी में हुआ? 18वीं शताब्दी में। वो कौन कौन सी भाषाओं के विद्वान थे, यानी कि कौन कौन सी भाषाओं के ज्ञाता थे, कौन कौन सी भाषाएं जानते थे? किसी भी तरह से क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, तो कौन कौन सी भाषाएं जानते थे वो? संस्कृत, फारसी और अरबी। ठीक है, वो तीन भाषाओं के ज्ञानी थे, संस्कृत, फारसी और अरबी के। और उस हिंदू मुस्लिम संस्कृति के उपज थे, यानी कि उनका उदय हिंदू मुस्लिम संस्कृति के दौरान ही हुआ था, जो उस समय भारत के सुसंस्कृत वर्ग के लोगों पर छाई हुई थी। सुसंस्कृत वर्ग मतलब पढ़ा लिखा वर्ग। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम के धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए ग्रीक, लातिनी और इब्रानी भाषाएं सीखी।
पश्चिमी सभ्यता के विद्वान और तकनीकी पक्षों ने भी उन्हें आकर्षित किया। अपने दार्शनिक और विद्वत्तापूर्ण झुकाव के कारण राजा राम मोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्य की ओर झुके। यानी कि वे विद्वान तो थे ही, किसके संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा के विद्वान तो थे ही, और वे प्राचीन साहित्यों की ओर भी झुके, अर्थात उनको भी सीखने की उन्होंने कोशिश की, उनकी तरफ भी उनका झुकाव हुआ। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति की खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साही व्यक्ति थे और शिक्षा को आधुनिक सांचे में ढालकर उसे पुरानी पंडिताओं पद्धति के चंगुल से निकालने के लिए भी वो बहुत उत्सुक थे। यानी कि प्राचीन शिक्षा को, जो पुरानी शिक्षा थी, उसको आधुनिक शिक्षा में परिवर्तित करने के लिए, आधुनिक सांचे में ढालने के लिए वो बहुत उत्साहित थे। उन्होंने गवर्नर जनरल को गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञानों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखा था। उन्होंने, जो गवर्नर जनरल था, उस समय ब्रिटिश शासक था, उसको किस किस की आवश्यकता पर जोर देते हुए पत्र लिखा है? गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने एक पत्र लिखा है उनको। किनको? गवर्नर जनरल को। इन सबसे अधिक वे समाज सुधारक थे। देखिए, देश की भलाई के लिए कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इन सबसे भी बढ़ के क्या थे? वे समाज सुधारक थे। आरंभ में वे उन पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का, लेकिन वे अपने बहुत धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे रहे, परंतु उन्होंने इस धर्म को उन चुनौतियों और कुप्रथाओं से मुक्त रखने का प्रयास किया जो उनके साथ संबंध हो पाई थी। वे संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा के ज्ञाता थे। ठीक है, यानी कि संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा के वे विद्वान थे। हिंदू मुस्लिम संस्कृति की उपज थे वो। और उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिम धर्म और संस्कृत के स्रोतों की खोज के लिए क्या क्या सीखा है? ग्रीक, लातिनी और इब्रानी भाषाएं और भी सीखी उसने। पश्चिमी सभ्यता के विज्ञान और तकनीकी पक्षों को भी आकर्षित किया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया? दार्शनिक और विद्वत्तापूर्ण झुकाव के कारण राजा राम मोहन राय अनिवार्य रूप से प्राचीन साहित्य की ओर भी झुके, यानी कि उनका झुकाव प्राचीन साहित्य की तरफ भी हुआ। तुलनात्मक धर्म के अध्ययन की पद्धति खोज करने वाले दुनिया के वे पहले उत्साहित व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया? प्राचीन शिक्षा को आधुनिक सांचे में ढालकर उसे अपनी पुरानी पंडिताऊ पद्धति से चंगुल निकालने के लिए बहुत उत्सुक थे। यानी कि उन्होंने बहुत प्रयास भी किया, उत्सुक तो थे ही थे, लेकिन उन्होंने प्रयास भी किया। इसीलिए उन्होंने एक पत्र लिखा, किसको? गवर्नर जनरल को। और उसमें क्या लिखा है? गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और अन्य उपयोगी विषयों की शिक्षा की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक पत्र लिखा है। इन सब के ऊपर वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। उन पर इस्लाम धर्म का जब प्रभाव पड़ा
और बाद में कुछ हद तक ईसाई मत का, लेकिन वे अपने धार्मिक आधार पर कट्टरता से जमे गए। यानी कि उन पर ईसाई धर्म का भी प्रभाव पड़ा और इस्लाम का भी प्रभाव पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने धार्मिक आधार को नहीं छोड़ा, उसी पर वो गड़ गए। ठीक है, परंतु उन्होंने इस धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त करने का प्रयास किया जो उनके साथ संबंध हो गई थी। ठीक है, समाज में व्याप्त जो कुरीतियां थी, कुप्रथाएं थे, तो इस धर्म में जो कुरीतियां कुप्रथाएं थी, उन सबको खत्म करने के लिए, उनसे मुक्त करने के लिए उन्होंने कोशिश की, भरपूर प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक उन्हीं के आंदोलन के कारण लगाई थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार जो थी वो नहीं चाहती थी कि सती प्रथा पर रोक लगे, लेकिन जो राजा राम मोहन राय थे, उनके प्रयासों से वो लोग मजबूर हो गए थे, जो ब्रिटिश शासक थे वो मजबूर हो गए थे और उन्होंने उस पर रोक लगाने के लिए ही उन्होंने जो रोक लगाई थी वो उन्हीं के प्रयासों और आंदोलनों के कारण लगाई थी, मजबूर होकर लगाई थी उन्होंने। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर जो रोक लगाई उन्हीं के आंदोलनों के कारण ही लगाई थी। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की बड़ी आलोचना रहती थी, परिणामतः उन पर कड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने किया था, 1818 में अंग्रेजों में निकला था। कितने में निकला? 1818। क्या निकला था? पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीय लोगों ने किया था। इससे पहले कोई अखबार नहीं था, कम से कम भारतीयों का। सत्रह 1880 में भी अखबार निकले थे, लेकिन वो ये डोंट डू दिस 1780 में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले थे हमारे भारत में। लेकिन क्या था इन अखबारों में? क्या था? इन अखबारों में आमतौर पर सरकार की बड़ी कड़ी आलोचना रहती थी। परिणामतः इन पर कड़ा सेंसर लगता था। लेकिन क्या हुआ कि पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था, उसका संपादन भी भारतीयों ने ही किया था। वो कब निकाला था? 1818 में। 1818 में अंग्रेजी में निकला था। इसी वर्ष श्रीरामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। इसके बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगी। ठीक है, यानी कि सबसे पहला अखबार निकला था 1818 में, जो भारतीयों ने ही जिसका संपादन किया था और भारतीयों ने ही निकाला था और उस पर भारतीयों का ही स्वामित्व था। लेकिन वो पेपर निकला था अंग्रेजी में। कौन है ये? आई एम? हाँ जी,
मैं पहले इसी को ही चेक करती हूँ। राजा राम मोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से था। उनका साम्यवादी और विश्व जननी दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था। यानी कि वो जो इतने समाज सुधार के कार्य कर रहे थे, कुछ लोगों को पसंद था लेकिन कुछ लोगों को वहां पर पसंद नहीं था। जो कट्टर वर्ग के लोग थे उनको वो पसंद नहीं था और वे उनके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था, जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है बेटा। आपको पता है इसमें बुक एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है। जो भी क्वेश्चन हम बनाते हैं बुक में से ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई और कब हुई, ये भी पूछा जा सकता है। तो 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने जो समाजवादी आंदोलनों का आयोजन किया था, जो उनका दृष्टिकोण था साम्यवादी और विश्व जननीय दृष्टिकोण, उसका विरोध भी किया गया। किसने किया? कट्टर वर्ग के लोगों ने, क्योंकि वो लोग उन्हें नापसंद करते थे। उनको उनके इस दृष्टिकोण को, कौन से दृष्टिकोण को? साम्यवादी और विश्व जननीय दृष्टिकोण को वो लोग पसंद नहीं करते थे। इसीलिए वे उनके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे, क्योंकि उन लोगों को कट्टर वर्ग के जो लोग थे उनको राजा राम मोहन राय का यह दृष्टिकोण पसंद ही नहीं था, इसलिए वे लोग उनका विरोध करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी उनके बहुत से समर्थक भी थे। समर्थक मतलब उन्हीं का के पक्ष में बोलने वाले, उनका समर्थन करने वाले। और उनके समर्थन करने वालों में कौन कौन थे? उनके बहुत से समर्थकों में कौन कौन था? टैगोर परिवार था, जिसने बाद में बंगाल के जिसने बाद में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने भूमिका निभाई? टैगोर परिवार ने। टैगोर परिवार। हाँ, तो राजा राम मोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए थे। जो उस समय दिल्ली में महाराज थे, जो भी सम्राट थे, उनकी तरफ से वो इंग्लैंड गए और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु कब हुई? 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में। और कहाँ पर हुई? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कहाँ पर हुई, तो ब्रिस्टल में। ठीक है, इसको हम कल पढ़ें। सन 1857 की महान क्रांति जातीयवाद था।